अब वो बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन वहाँ की जो इकोसिस्टम है, वहाँ की ज़मीनों पर भी ज़बरदस्त खरीदी हुई है, इसकी जांच पड़ताल होना जरूरी है। क्योंकि वेटलैंड सिटी नहीं बनने के पीछे कलियासोत डैम के किनारे, जो कलियासोत डैम के क्या, कलियासोत डैम के बगल जो सड़क चलती है उसके नीचे कलियासोत डैम से सटकर बड़े बड़े लोग, जिनमें कांग्रेस के नेता भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, कई अफसर भी हैं, उनकी जमीनें, उनकी पड़ताल कौन करेगा? एनजीटी की बहुत पहले सर्वे कर बोल चुका है वहाँ का, लेकिन एनजीटी ने अभी तक जो बड़ी झील के किनारे जो अतिक्रमण हुए हैं, और अतिक्रमण क्या, उनकी बिक्री हुई है गलत रूप से कैचमेंट एरिया में, और उसमें निर्माण कार्य हुए, उसकी जांच तक की अनुमति नहीं दी अब तक। आप समझिए कि जो उसने सोना कन्वर्ट किया था सौरभ शर्मा ने, वो जब उसने खरीदा था, तो अगर मान लीजिए कि 2023 तक ही उसने खरीदी की जब तक वो था, हालांकि लोग तो कहते हैं कि 23 के बाद भी जो है वो अवैध रूप से काम करता रहा पर्दे के पीछे से, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जो सोना उसने जो जब्त हुआ है, जो बच गया है उसकी बात भी कर रहा हूँ, जो 52 किलो सोना जब्त हुआ है उसकी कीमत 33 करोड़ रुपए थी। आज की तारीख में उसकी कीमत जो है वो 45 करोड़ रुपए है आज की कीमत, सोने के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन जो धन संपदा के साथ में जो जमीन है, अचल संपत्ति है, वो तो 100-200 करोड़ से भी ऊपर की। राजेश शर्मा की बात करें तो राजेश शर्मा ने जिस तरह की जमीनों के दस्तावेज वो भी करोड़ों के हैं, लेकिन राजेश शर्मा का मुख्य जुड़ाव कई मुख्य सचिवों से होते हुए वो जो है उनके सहारे जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने सारी जमीनें वो जो है वो भोपाल के झील के कैचमेंट एरिया और प्रस्तावित जो बाईपास है उसके आसपास की, लेकिन उन दस्तावेजों की भी अब बिक्री पर आयकर विभाग ने रोक लगवा दी है। और आगे पीछे जब तक ईडी उससे पूछताछ करने आएगी तो वो तो खुलेआम घूम रहा हो, सारी कानूनी सलाह लेके वो ही तैयार होगा, तो वो भी उसके मामले में वही बात होगा कि माल हजम राज दफन। कुछ संपत्तियां ईडी कुर्क कर लेगा, सीज कर लेगा, लेकिन जो असली चेहरे हैं बड़े बड़े अफसरों के और नेताओं के, वो सामने नहीं आने वाले। अब इसकी उम्मीदें बहुत धूमिल हो गई हैं, इसलिए अब किसी भी अफसर और नेता में जो जिस तरह की छटपटाहट जो छापों के वक्त पड़ी थी, अब वो निश्चिंत हो चले हैं कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कहानियाँ इतनी, राजेश शर्मा की जो रुतबे की कहानियाँ आती हैं मुख्य सचिवों के से साथ के चलते, कि उसने अपनी एक विकलांग बहन को मंत्रालय में आउटसोर्स पर नौकरी में रखवा लिया, संविदा हो गई, नियमितीकरण भी हो गया पिछले दरवाजे से। उसके लिए शादी की व्यवस्था जो है के लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया गया, उसको भी नौकरी पर रखवा दिया गया। यह उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव की कृपा से हुआ। और सबसे बड़ा और दर्दनाक और विडंबनापूर्ण पहलू ये है कि राजेश शर्मा के पिता जो अमीन के पद पर थे सिंचाई के होशंगाबाद में, वो जब गुना में जो कलेक्टर बने, भू अर्जन के कलेक्टर, नहर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर नहर कहलाती पोस्ट पर, उनके चलते ही उनकी तब के तत्कालीन कलेक्टर से उनकी नज़दीकियां बढ़ी और उसके जरिए राजेश शर्मा संपर्क में आए। लेकिन जब राजेश शर्मा सारे कुछ चीज़ें हो गया तो उसने अपने पिता और माता को कस्तूरबा नगर का जो घर था उसमें पिछवाड़े में कमरे में कैद कर दिया, और बाहर जो है राजेश शर्मा और उसकी पत्नी बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करते रहे। बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, मोहल्ले में आस पड़ोस में से जरा भी उसकी बिल्कुल नेक्स्ट डोर जो नेबरर हैं उनसे भी उसका कोई वार्तालाप नहीं था, बातचीत नहीं थी, नज़दीकियां नहीं थी। बाद में उसके पिता जो है होशंगाबाद में अपने भाई के चले गए, उसकी मृत्यु हुई तो किसी को मृत्यु भोज तक नहीं दिया। माता की मृत्यु हुई तो आस पड़ोस के किसी आदमी को नहीं बुलाया, स्वयं जो है कुछ चंद अफसर उसके अंत्येष्टि में शामिल हुए। तो जिन पिता की दम पर उसने
सारे कनेक्शन जोड़े, और उसके भी कांग्रेस के एक नेता से कनेक्शन थे जिनके पास में उनके पास में भी परिवहन विभाग काफी पास में था। उन्होंने भी अकूत कमाई, उनकी जमीनें हैं समसगढ़ के पास में 100-150 एकड़ जमीन है, वो भी जो है राजेश शर्मा के नजदीकी थे, और कई तरह के अजीबोगरीब शौकों के लिए बदनाम भी थे। लेकिन ये सारी चीजें अब सामने नहीं आने वाली, क्योंकि राजेश शर्मा ने भी माल अपना जमा करके, हजम करके, और दूसरों की राज दफन कर लिया, और सारा का पाप अपने सिर मोड़ लिया है। और ये चीजें अब जब नहीं आएंगी तो ये मामला भी जो है, चाहे ईडी हो, चाहे आयकर विभाग हो, चाहे लोकायुक्त हो, कोई कुछ कर पाने की स्थिति में तभी होगा जबकि प्रमाण मिले, क्योंकि सारी संपत्तियां तो बेनामी हैं दूसरे के नाम पे, और कोई बताने को तैयार नहीं कि ये फला की है, ढिकाने की है। तो मित्रों, ये सिलसिला जो है अब इस मामले में बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी जब तक कि केंद्र सरकार या आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय या डीआरआई जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो चीज़ें अपने हिसाब से नहीं अगर करेगा तो यहाँ पर किसी का कोई बाल बाका होने वाला नहीं है। किसी अफसर को, किसी भी नेता को, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइए।